चाहूंगा, कालों को लेकर एक गोष्ठी है, ये कार्यक्रम है और उसके लिए काल नियत था। कहा गया था कि 2 घंटे कुछ मिनट, भगवान भाई साहब ने कहा था कि 2 घंटे कुछ समय तक ये हम सब लोग रुकेंगे और उसका चिंतन करेंगे, तो विचार विमर्श होगा, उसका उद्बोधन सुनने को मिलेगा। हालांकि हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय ने सब कुछ बता दिया, ऐसा कुछ बचा नहीं जिस पर चर्चा हो सके। फिर भी जो कुछ मुझे लगता है मैं यहाँ बोलने का प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम मां सरस्वती, मां भगवती के चरणों में प्रणाम करते हुए, संत समाज के यहाँ प्रतिनिधि बैठे हैं। संत अगर किसी सभा में आ जाए तो सभा पवित्र हो जाती है। कहते जैसा जो महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को प्रारंभ करूंगा। हमारे बीच मुख्य अतिथि महोदय अतिथि स्वरूप हैं डॉक्टर महेश शर्मा जी, जिन्होंने इस पर चर्चा की और हमारा भी मार्गदर्शन किया। मैं चूंकि पत्रकारिता के क्षेत्र से हूँ और मुझे गर्व है कि पत्रकारिता क्षेत्र में जब मैं कुछ अच्छा करता हूँ तो कहता है अगर कोई इस प्रकार की प्रशंसा करने का भाव रखता है तो मैं कहता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, इसलिए अच्छा पत्रकार हूँ। मुझे लगता है उसी विचारधारा के बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मंचस्थ सभी अच्छे लोग हैं और मंच के सामने जो बैठे हुए हैं वो भी बहुत अच्छे लोग हैं। इसलिए मैं मंच पर बैठे हुए सभी लोगों का बिना किसी औपचारिकता के पहले प्रणाम कर लेता हूँ। मंच से बाहर जो सामने बैठे हैं उनको प्रणाम करता हूँ। कुछ नाम मुझे ध्यान आ रहा है। मैं भी यहाँ 2-3 वर्ष रहा, 4 वर्ष रहा इस क्रांतिकारी भूमि पर। राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था और राम जन्मभूमि के आंदोलन के समय में किशोर अवस्था में था। मेरे मनस पटल पर जिन राम जन्मभूमि के योद्धाओं की छवि ऐसे अवध बिहारी मिश्रा जी हमारे समक्ष बैठे, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। जब जब इतिहास लिखा जाएगा राम जन्मभूमि के संघर्ष का, अवध बिहारी जी का नाम जरूर लिखा जाएगा। ऐसे ही अमित भैया बैठे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। अजीत भाई साहब, उमेश पालीवान जी, डॉक्टर आशीष गुप्ता जी, प्रभात द्विवेदी जी, बड़ों त्रिपाठी जी। बात हो काल की तो बात महाकाल तक जाती है। और मैं छोटा सा दृष्टांत देना चाहूंगा। जो मैं लखनऊ से कानपुर के जाने वाला था, तो कालों का क्या वैशिष्ट है और कालों का क्या महत्व है। कई बार लोग कहते हैं बड़ी भूखा पढ़ाई वाली बात करते हो आप। मीडिया तो बहुत आधुनिक हो गई। मीडिया में वैदिक और चरित्र का विश्लेषण भी वैदिक परंपरा को हटाकर बड़ा आधुनिक स्वरूप ले लिया। जैसा उन्होंने कहा ना मुझे महोदय ने कि साइंटिफिक शब्द आ गया, वैज्ञानिक है क्या, यानी तथ्य वैज्ञानिक होंगे तभी उसको मीडिया की स्वीकार्य बोध के साथ लिख सकेगा, अन्यथा नहीं लिखता। मैं बता दूं, मुझे आना था आज सुबह, मैंने ये हंसी का विषय नहीं है लेकिन आपको जानना चाहिए कि ये संयोग कैसे हुआ। मैंने सुबह 10:53 पे अपने ड्राइवर को फोन किया, जो मेरा परिचित ड्राइवर था, जो कभी कभी मुझे सहयोग कर देता है। मैंने कहा गाड़ी के घर पर मुझे चलना है कानपुर, 10:53 सुबह। उसने तुरंत डाल दिया। उसने कहा कि अमुक कारणों से मैं बाराबंकी जा रहा हूँ, आप अगर कल मुझे कहते तो मैं चलता। उसके बाद मैं बस स्टैंड पहुंचा और बस स्टैंड पर टाइम था 12:20। मैंने सोचा कि चलो तो मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, बस से चला जाऊंगा। वहां जाने के बाद मुझे कहा गया कि 1 घंटे 1.25 घंटे बाद अगली बस है, आप उससे जाइएगा। मुझे लगा बड़ा विलंब हो जाएगा। सहयोग से मेरे ज्योतिषी मित्र हैं, कई बार वो अपना ज्योतिर्विज्ञान के आधार पर कुछ छपवाने का प्रयास करते हैं हमारे बारे में, मैं छाप देता हूँ, मित्रता हो गई। मैंने कहा कि पटेल जी सहयोग नहीं करता तो मैं कानपुर जा पाऊँ और मेरी कुंडली भी आपके पास है। और मैंने मजाक में कहा कि भाई देखो जो बनता है कि नहीं बनता है, आज का काल है मेरे जाने का कि नहीं है, मैं जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। तो उन्होंने मजाक किया कि नहीं आप जाइए, कोई प्रयास करके चलिए। मैंने कहा देख लीजिए, आपके पास कुंडली पड़ी रहती है मेरी। उन्होंने कहा कि आप अभी कुछ देर में निकल जाइए, अन्यथा एक ऐसा काल आएगा कि फिर आप बहुत प्रयास करेंगे, जा नहीं पाएंगे। लेकिन आप उस काल में हैं खड़े जहां पर उस दिशा में जाने में भी आप संघर्ष करेंगे तो पहुंच पाएंगे। मेरे पास कोई साधन नहीं था, मैं घर लौटता हूँ, मोटरसाइकिल उठाता हूँ, मोटरसाइकिल से यहाँ आता हूँ, क्योंकि जो उन्होंने काल बताया था
उस काल के दौरान अगर समझ नहीं आता वो संघर्ष करना पड़ेगा तो आप पहुंच जाएंगे, अर्थात किसी और के भरोसे मत रहिएगा। सुबह का 10:53 का जो काल था वो घंटे का काल था, और जब मैं बस स्टॉप पे खड़ा था तो वह काल जो था अर्धयाम काल था। उसके बाद यमगंड काल शुरू होना था, तो उन्होंने कहा था कि इसी अर्धयाम काल में चले जाइए, यमगंड काल में भी आप जान पाएंगे, और अगर यमगंड काल में गए तो कालों के काल महाकाल का स्मरण कर लीजिएगा, पहुंचा देंगे वो। काल पर ही चर्चा हो रही थी, मैं महाकाल तक पहुंच गया। हम और अजीत भाई साहब, अवध बिहारी जी, बहुत सारे लोग एक विषय से जुड़े हुए हैं। महाकाल के मूल स्थान जो इस समय चीन के कब्जे में, कल हमने शिवरात्रि मनाई है, आज शिवाजी की जयंती में शिवाजी को भी प्रणाम करूंगा, भगवान शिव को तो पल पल प्रणाम करता रहता हूँ, और भगवान शंकर के जो मूल स्थान चीन के जो कब्जे में उसकी मूर्ति साधना में सब लोग लगे हुए हैं। लेकिन कालों का क्या महत्व है? जो समझ सकता है समझता है, जो नहीं समझता नहीं समझता। काल में क्या है? भूतकाल में हमको ऋषि मुनि बहुत कुछ दे गए, वर्तमान काल जो है वो भविष्य काल की चीजें अगली पीढ़ी तक सही तक पहुंच सके, वह वर्तमान काल में हम ठीक कर सकते हैं क्या? इस पर चिंतन होना चाहिए, और कैसे चिंतन होना चाहिए कि डॉक्टर महेश शर्मा जी ने भी बताया। मैं कानपुर के रूप में खड़ा हूँ, कोरोना काल था, आ रहा था, जा रहा था, और जहां तक साइंटिफिक अप्रोच की बात होती है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं था। बायोलॉजिकल एक वेपन के रूप में कार्य कर रहा था चीन अपने उस कोरोना वायरस को लेकर, कोविड-19 वायरस को लेकर, और यहाँ पर बैठे हुए साइंटिस्ट जिनका बायोलॉजी से कोई वास्ता नहीं था, यानी आईआईटी कानपुर बैठे हुए साइंटिस्ट प्रायिकता के सिद्धांत पर ये बता रहे थे कि कोरोना कितना आएगा, कितना नहीं आएगा, सेकेंड फेज कब होगा, थर्ड फेज कब होगा, फोर्थ वेव कब आएगी, सारी व्याख्या वो यहाँ बैठकर वैज्ञानिक रूप से कर रहे थे। मेरा एक अनुरोध है, भोलेनाथ की बात मैं कर रहा था, मुझे ध्यान आता है कि इस समय जो कुछ भी सनातनी विचारधारा को पोषण देने के लिए बड़ा काम हो रहा है, भी बाबा बागेश्वर नाथ ने भी कह दिया कि सनातनी परंपरा को आगे बढ़ना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ बैठे हैं, वहाँ भोलेनाथ बैठे हैं, यहाँ बाबा अमरनाथ हमारे बैठे हुए हैं, जो इस कार्यक्रम के सब कुछ है, उन्हीं के मार्गदर्शन में कार्यक्रम होता है। मैं एक छोटी सी विनती करना चाहूंगा कि कहीं न कहीं जब साइंटिफिक अप्रोच के बाद ही हमारी बुद्धि खुलती है और जगती है, तो आईआईटी के साइंटिस्ट से कह दीजिए कि इस काल गणना को भी साइंटिफिक अप्रोच देकर उसका प्रचार कर ले जाए, हम आत्मसात करने को बैठे हुए हैं। रही बात, हम लोग छोटे थे, आपको ध्यान होगा, मैं मीडिया से उस बात का उल्लेख करना चाहूंगा, ये प्रयास इस समिति द्वारा होना चाहिए, सारे समाचार पत्रों को ये लिखना चाहिए। पहले जहां आप तारीख लिखा करते थे, साथ में इस विक्रमी संवत की तिथि लिखी जाती थी, कालांतर में वो सब चीज समाप्त हो गई, नहीं होनी चाहिए। एक पत्र लिखिए सारे समाचार पत्रों के लिए, और मैं आप नहीं भी लिखेंगे तो मैं इतना आश्वासन देता हूं कि जैसे खासकर लखनऊ में मैं प्रयास करूंगा, विक्रमी संवत का ये जा रहा है, अगला विक्रमी संवत जो आ रहा है, मैं कम से कम अपनी तारीख के साथ ये विक्रमी संवत का उल्लेख करना शुरू करूंगा। मैं इस बात का विश्वास दिलाने जा रहा हूं। एक बड़ी बात यह है कि शिवाजी की जयंती है, शिवाजी हिंदवी साम्राज्य के संस्थापक थे। कानपुर की नगरी में आया हूं, और कानपुर की नगरी में आकर मैं अगर कभी भूषण को याद न करूं तो ये काल बेकार चला जाएगा, क्योंकि भूषण की जो पहचान ये शिवा बावली से हुई है, और शिवाजी के चरित्र का जिस प्रकार का उन्होंने रीति काल को उल्लेख किया, लोगों में आज भी अगर स्पंदन होता है शिवाजी के बारे में जो समझ पाते हैं, वो भूषण की बावली, शिवाजी बावली में उसको पढ़कर हो पाता है। आप गौर करिएगा, कभी लगे ना कि जीवन में कुछ उल्लास कम हो रहा है तो शिवा बावली अवश्य पढ़िएगा। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ देता हूं, क्योंकि कानपुर की जन्मस्थली थी भूषण की, इसलिए भूषण को याद करना प्रासंगिक है। सारी जतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, सरज शिवाजी जंग जीता न चलाता है, भूषण घनत नाद विहत नगारन के, न दिनत मद के मरण के समत है। फैल 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 खलक में गैर गैर,
गाजर की ठहर पैल सैल कुशलत है, तारा तो तरनी पूरी धारा में लगत जिमी, धारा पर पार 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 जो अलग है। तेरा पैगंबरा दिगंबरा दिखाई दे, सिद्ध की सिद्धाई गई, रही बात रब की, काफी हूं कि कला गई, मथुरा मसीद भई, शिवाजी न होते तो सुन्नत होती सबकी। कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, कहीं प्रयाग में दुहाई मेरे रब की, तोड़ डाले देवी देव शहर मोहल्लों के, लाखों मुसलमान किए माला तोड़ी सबकी। भोजन भनत भाग्य काशीपति विश्वनाथ, और कौन गिनती में हुई गीत भव की, काशी करबला होती मथुरा मदीना होती, शिवाजी न होते तो सुन्नत होती सबकी। ऐसे शिवाजी को प्रणाम करते हुए आज इस कार्यक्रम की रचना की गई। मैं प्रणाम करता हूँ अमरनाथ जी को, अमरनाथ जी की अगुवाई इस प्रकार का मार्गदर्शन जो उनके कार्यक्रम हो रहा है, लाखों लाख बार प्रणाम के पात्र हैं आप। एक बात और कहना चाहूंगा, ऐतिहासिक तथ्यों को अगर भारतीय कालगणना के इस आधार पर अगर सजो दिया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। इस प्रकार के प्रयास अगर भारत सरकार कर रही है, इतिहास के पुनर्लेखन की बात कर रही थी, तो जो बच्चे तैयारी करते हैं वो यही कहते हैं ना, सन 1857 में क्रांति हुई, संवत के आधार पर, विक्रमी संवत के आधार पर कि अगर उनके आगे अमेरिका के बहुत बाध्यकारी नियम हो जाए और उसको पाठ्यक्रम में इस प्रकार का समावेश किया जाए कि जो कैलेंडर की जो तारीखें वो हटा दी जाए और सिर्फ विक्रमी संवत किया जाए, धीरे धीरे इन चीजों को प्रचलन में लाया जाए, उसके साथ कोष्टक में विक्रमी संवत का भी उल्लेख हो, तो धीरे धीरे आदत पड़ेगी हमारी अगली पीढ़ी की, जिससे लोग अपेक्षा करते हैं कि हमारे इन धरोहरों को वो आगे लेकर चल सकेंगे संस्कृति और सभ्यता की। संस्कृति और सभ्यता से बात सामने आती है। पर मुझे प्रज्वल भैया जो चतुर्थ संचालक थे, उनका मुझे भाग्य मिला, सौभाग्य मिला, प्राप्त हुआ, इस प्रकार का स्नेह मिला। कई बार वो जो इतिहास के धरोहरों, संस्कृति के धरोहरों के संरक्षण की बात करते थे, तो तिब्बत की बात करते थे। मेरे पास एक दायित्व है, भारत तिब्बत संरचना में केंद्रीय समिति के दायित्व में हूँ, और इस नाते मुझे लगता है यहाँ उल्लेख करना आवश्यक है। शिव जी का मैंने उल्लेख किया, शिवाजी का उल्लेख किया, और मैं लौटता हूँ तिब्बत की ओर। तिब्बत वो भूमि थी जहाँ आजमगढ़ के एक महापंडित कहलाए जाने वाले राहुल शंकरताय, जो बहुत ताकत बुद्धि के व्यक्ति थे, वो चीन यात्रा पर जाते हैं। जब लौटते हैं तो वो बौद्ध भिक्षुओं के सानिध्य में वहां के मठों में रहते हैं। और आपको आश्चर्य होगा, उत्तर बुद्धि वाले व्यक्ति जो कई बार बड़े वामपंथी सोच के हो जाते थे, जब वो चलते हैं वहां तो बौद्ध भिक्षु हमारे धर्म ग्रंथ जो यवनों के आक्रमण से वहां पर सुरक्षित रखवाए गए थे, वो उनको सौंपते और कहते हैं कि आप हमारी गुरु भूमि से आए हो, जहां हमारे भगवान बुद्ध थे, अब आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र राष्ट्र है, आप इसको ले जाइए, वहां पर सुरक्षित रख लीजिएगा। संस्कृति रक्षा सबसे बड़ी बात होती है। संस्कृति में ही साहित्य है, हमारी सभ्यता है, वो सारे धर्म ग्रंथ हमारे लेकर आते हैं, नतमस्तक होते हैं वहां पर, बौद्ध भिक्षुओं के सामने रोने लगते हैं कि आपने हमारी सभ्यता को आगे सुरक्षित रखा। वो लौट कर आते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य था कि बाद में वो आजमगढ़ के जिस घर में रहते हैं वहां से बहुत सारे धर्म ग्रंथ विलुप्त हो गए, नष्ट हो गए। मतलब उन्होंने हजारों सैकड़ों साल तक उन्होंने रखा, लेकिन हम उसको नहीं सुरक्षित रख पाए। उसमें से कुछ बच्चों पटना के संग्रहालय में, उसमें एक कालगणना की किताब आती है। मैं कभी चेष्टा करूंगा कि पटना जाऊंगा तो देखूंगा, किसी ने मुझे बताया था, जो है इस बात का उल्लेख किया था कि तिब्बत की आजादी की बात में क्यों करनी चाहिए, जिसने हमारी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा की इस प्रकार से कि तो हमें उनकी आजादी की बात करनी चाहिए। उन्होंने 90 के दशक में बात और कही थी, जो यहाँ पर संगत बैठती है। उन्होंने ये भी कहा था कि आने वाले समय में चीन सिर्फ भारत का नहीं, बासठ की लड़ाई का उल्लेख करते कहते थे, इस चीन सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मानवता के लिए कलंक साबित होगा और त्राहिमाम की जिंदगी होगी। इसलिए समाज को तिब्बत की आजादी की बात यह कहकर सोचनी चाहिए कि वो हमारी लड़ाई है, तिब्बतियों की लड़ाई नहीं है। और फिर उन्होंने याद दिलाया कि जिस काल की बात हो रही है और महाकाल का जो मूल स्थान है, यानी बाबा भोलेनाथ का जो मूल स्थान है कैलाश मानसरोवर, वो चीन के कब्जे में है। और उसे अगर कोई मुक्त करा सकता है तो इस पूरी दुनिया में सिर्फ सनातनी ही मुक्त करा सकते हैं। इसके लिए बड़ा आंदोलन करना होगा। उसके लिए हम लोग एक संकल्प ले लेते हैं। मुझे लगता है कि उस संकल्प के साथ में अपने वाणी को विराम होगा। मैं बोलूंगा, आप लोग दोहरा दीजिएगा अपने स्थान पर बैठे बैठे। हे भोले बाबा, अपने मूल स्थान कैलाश मानसरोवर को चीन के दुष्ट चीन के चंगुल से
कराइए, मुक्त कराइए, मुक्त कराइए, मुक्त कराइए, मुक्त कराइए। मुक्त कराइए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं यही वाणी को ग्राम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।